अंदर जनगणना से जितना भी प्रश्न बनेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी प्रश्न को इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और ये क्लास आप लोगों के लिए कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो इस क्लास से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस क्लास में जो अभी आप लोगों को हम बताएंगे जनगणना से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा पूरी निचोड़ बताएंगे जनगणना के बारे में। यानी कि अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहली जनगणना कहाँ हुआ, जैसे स्वीडन में हुआ, उसी तरह 10 के आधार पे विश्व में सबसे पहली बार जनगणना अमेरिका में हुआ। इस तरह से पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ भारत के साथ साथ में विश्व में जो जनगणना की स्थिति है उसको भी बताएंगे। चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जनगणना की हम लोग बात कर लेते हैं। जनगणना अगर इसको हम लोग विखंडित करेंगे तो ये क्या बनेगा, जन मतलब क्या होता है, लोग, गणना मतलब गिनती करना। यानी कि समझ लीजिए आम तौर पे सीधे तौर पे लोगों की गिनती करना ही क्या कहलाया, जनगणना। जनगणना यानी कि व्यक्तियों की संख्या पता करना क्या कहलाया, जनगणना। और जनगणना की हम लोग बात करें, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वहीं पर बात कर लें, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कहिए, 10 के आधार पे जनगणना कहिए, पूर्ण जनगणना कहिए, ये हुआ कब, 1881 में। और किनके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत में पहली जनगणना हुई वो हुई 1951 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला जनगणना कब हुआ, 1951 ईस्वी में। विश्व में पहली बार जनगणना किस देश में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, स्वीडन में। विश्व में वर्ल्ड स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो विश्व में सबसे पहली बार जनगणना किस देश में हुआ है, स्वीडन में हुआ है, 1749 में हुआ है। वहीं पर बात कर लें, विश्व में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना, यानी विश्व स्तर पे पहली बार 10 के आधार पे जनगणना कहाँ पर हुआ था, तो यूएसए में हुआ है, 1790 में। नियमित जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद फिर से जनगणना करवाया जाना ही क्या कहलाया, नियमित जनगणना। पहली बार किस देश में हुआ, अमेरिका में हुआ, 1790 ईस्वी में। वहीं पर बात कर ले हम लोग कि इंग्लैंड में जनगणना कब हुआ, 1801 ईस्वी में। इंग्लैंड में जनगणना कब हुआ, 1801। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत की जो जनगणना अभी तक जो हुआ है और 2011 में जो जनगणना हुआ उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर हम लोग जनगणना की बात करें, जनगणना भारत में जो जनगणना कराई जाती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराई जाती है। ध्यान रखिएगा, जनगणना कराने का जो काम है किस मंत्रालय के अंदर है, गृह मंत्रालय। इसी गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराई जाती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। जनगणना कराने का अधिकार, जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अंदर है, गृह मंत्रालय। और अगर हम लोग बात करें जनगणना कराने के लिए जनगणना का जो चर्चा किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 246 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 246 के अंदर भारत की जनगणना कराने के बारे में पूरा चर्चा किया गया। अनुच्छेद नंबर 246 में भारतीय संविधान के अंदर जनगणना का जो चर्चा किया गया है किस अनुच्छेद के अंदर किया गया, अनुच्छेद नंबर 246 में। वहीं पर जनगणना की बात कर लें, जनगणना, तो ये जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। ध्यान रखिएगा, जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर जनगणना के बदले अगर यूज किया जाए जनसंख्या, तो ये जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या बोला जाए तो समवर्ती सूची, जनगणना बोला जाए तो संघ सूची। जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे कराई जाती है। ये भारतीय संविधान के किस मंत्रालय के अंदर है, गृह मंत्रालय के अंदर है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद नंबर 246 के अंदर रखा गया है।
और गृह मंत्रालय के वर्तमान समय में जो मंत्री हैं इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अभी प्रेजेंट टाइम की कौन है, प्रेजेंट टाइम में जो गृह मंत्रालय के मंत्री है वो अमित शाह है। ध्यान रखिएगा कौन है, अमित शाह। गृह मंत्रालय के मंत्री अभी कौन है, अमित शाह। और अब हम लोग देख लेते हैं 2011 से 11 का जो जनगणना हुआ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए 2011 की जनगणना की बात कर लें। भारत में 2011 की जनगणना का अगर क्रम का बात करें, ये 15वां क्रम में था। 2011 की जनगणना वाला जो क्रम है वो कौन सा क्रम है, 15वां क्रम है। और स्वतंत्र भारत का ये 7वें क्रम का है। स्वतंत्र भारत का इस किस क्रम का है, 7वें क्रम का है। जबकि पूरे ऑल ओवर की बात करें तो ये 15वें क्रम का है। स्वतंत्र भारत का ये किस क्रम का जनगणना है, 7वें क्रम का। अगर हम लोग बात कर लें 2011 की जनगणना का शुभंकर तो परगणक शिक्षिका है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि 2011 के जनगणना का शुभंकर क्या है, परगणक शिक्षिका। और अगर जनगणना आयुक्त की बात करें तो चंद्रमौली थे। कौन थे, जनगणना आयुक्त चंद्रमौली। आदर्श वाक्य क्या है, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। 2001 में कितने जिलों में जनगणना किया गया था, 593 जिलों में किया गया था। जबकि 2011 में कुल मिला के 640 जिलों में किया गया। 593 जिलों में किया गया था 2001 में, और 2011 में कितने जिलों में किया गया, 640 जिलों में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2001 से लेकर 2011 के बीच में इस दशकीय में कुल जिला की संख्या में वृद्धि हुआ कितना, 47। 2001 से लेकर 2010 यानी कि 11 जो जनगणना हुआ, इस बीच में जो कितने जिलों में वृद्धि हुआ, 47 जिलों में वृद्धि हो गया। इस दशकीय में कितने जिलों में वृद्धि हो गया, 47 जिलों में। अगर हम लोग बात कर लें 1911 से लेकर 1911 के दौरान, 1921 के दौरान, 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक यानी 0.31% रहा। एकमात्र जनगणना, एकमात्र दशकीय जनगणना जो कि ऋणात्मक रहा है वो कौन सा रहा है, 1921 और 1911 और 1921 के बीच वाला। ध्यान रहे, एकमात्र दशकीय जनगणना जो कि ऋणात्मक रहा, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला रहा, वो कौन है, जो 1921 में हुआ था। उस समय पता चला कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुआ, जनसंख्या घट गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 1921 के जनगणना को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 21 वाला जनगणना को महाविभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1921 में जो जनगणना हुआ वो जनगणना में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुआ, जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हो गया। कितना परसेंट का कमी हुआ था, -0.31% है ना, यानी माइनस का मतलब समझ जाइए कि कमी हुआ। तो इसीलिए 1921 के जनगणना को क्या कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। पूरे भारत में एकमात्र जनगणना 1921 वाला है जिसमें कि जनगणना के अंदर जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुआ, घट गया। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक यानी कि महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और इसी में आगे देख लेते हैं। देखिए भारत की कुल जनसंख्या की बात कर लें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या है 1,21,08,54,977। आप इसको मोटे तौर पे ऐसे याद रख सकते हैं, 1,21 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान समय में कितना, वर्तमान यानी 2011 के जनगणना के अनुसार 1,21 करोड़, इतना भी रख लीजिएगा तो काम चल जाएगा आपका। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 1,21 करोड़। और जिसमें से कि अगर पुरुष की बात करें तो इसमें पुरुष 51.47% है। पुरुषों की संख्या कितना है, 51.47। जिसमें महिला की बात करें तो महिला कितना है, 48.53% है। पुरुष की बात करें तो 51.47% और महिला कितना है, 48.53%। आगे बात करते हैं
विश्व में कुल जनसंख्या का भारत की जनसंख्या यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना % जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5%। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस प्रश्न को डबल स्टार कर लीजिए। पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना % जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या का भारत की जो जनसंख्या कितना % है? 17.5% है। आगे है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि के बजाय जनसंख्या में कमी हुआ, वो कौन सा राज्य है? नागालैंड। याद रखिएगा, एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या में वृद्धि के बजाय क्या हुआ? जनसंख्या में कमी हो गया। कितना % की कमी हुआ? 0.6% की। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या में वृद्धि के बजाय क्या हुआ? जनसंख्या में कमी हुआ। कितना % की कमी हुआ? 0.6% की कमी हुई है। आगे बात कर लें जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व 2021 में जो 1921 में जो था वो 325 था। 2000 जनसंख्या घनत्व जो है 2001 में कितना था? 2001 में 325 था। वहीं 2001 में 325 था और 2011 में 325 से बढ़ के कितना हो गया? 382 हो गया। ध्यान रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इम्पोर्टेंट ये भी पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात होता है। और लिंगानुपात की बात करें 2001 की जनगणना में था 933, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना था? 933। ये 2001 की जनगणना में था। और 2011 में जो हो गया है ये कितना हो गया? 943। 943 यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 943। ध्यान रखिएगा। तो जनसंख्या लिंगानुपात 2011 का जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943। इसका मतलब ये हुआ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 943। आगे देख लेते हैं। आगे है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 927 से घटकर कितना हो गया? 918। 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना हो गया है? 918 हो गया। और ये जो 927 था ये 2001 जनगणना का था। आगे देख लेते हैं और भी प्रश्न है। देखिए, अगर हम लोग साक्षरता की बात करें, साक्षर, तो 2011 के अनुसार साक्षरता जो है, साक्षर राज्य साक्षर टोटल ओवरऑल की बात करें, साक्षरता कितना है? 73%। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का साक्षरता दर कितना है? 73%। ये जो 73% है ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। किसके अनुसार है? 2011 की। ये ओवरऑल है, इसका मतलब इसके अंदर पुरुष भी है और इसके अंदर महिला भी है। और ये वाला जो कंडीशन है ये 2001 का, यानी कि 2001 में जो साक्षरता दर था भारत का वो 64.84 था। 2001 में साक्षरता दर कितना था? 64.84। वहीं पर 2011 में कितना हो गया है? 73%, यानी कि 64 से बढ़ के कितना हो गया? ये 73% हो गया। ध्यान रखिएगा, 2001 में साक्षरता दर भारत का कितना था? 64.84। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल मतलब कि इसमें पुरुष भी और महिला भी दोनों शामिल है। और वहीं पर बात करें केवल मेल का, मेल यानी केवल पुरुष का, यहाँ पर लिख लीजिए पुरुष, केवल पुरुष की बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार तो 75.26% था। 2001 के जनगणना के अनुसार पुरुष का साक्षरता दर 75.26। वहीं पर 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना हो गया है? 80.9%, 80.9%। ध्यान रखिएगा। वहीं पर महिला की बात कर लें, महिला का साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 53.67, 53.67 था ये 2001 की जनगणना के अनुसार। और ये जो बढ़ के हो गया है कितना?
6%, 64.6% हो गया है। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के जनगणना के अनुसार। ध्यान रखिएगा, ये इस तरफ में जो लिखे हैं 2001 वाला लिखे हैं और इधर जो लिखे हैं वो 2011 का लिखे हैं। तो बढ़ के 2001 में जो महिला साक्षरता दर था कितना? 53.67%। वहीं पर 2011 में बढ़ के कितना हो गया? 64.6%। ठीक है, ये तो साक्षरता दर की बात करें। और आगे भी है, देख लेते हैं इसको। अगर हम लोग बात कर ले ग्रामीण क्षेत्र का न्यूनतम साक्षर वाला राज्य, ग्रामीण क्षेत्र का न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कितना साक्षरता दर है आंध्र प्रदेश का? 60.4% है ना। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जा रहा है। अगर हम लोग इसी को शहरी क्षेत्र में बात करें, शहरी क्षेत्र का न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। शहरी क्षेत्र का न्यूनतम साक्षर वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितना परसेंट है यहाँ? 75.1%। आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का सर्वाधिक साक्षर राज्य। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। कितना परसेंट है? 93%। और वहीं पर बात कर रहे हैं पूर्ण साक्षर राज्य। पूर्ण साक्षर राज्य चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे वो शहरी में हो, वो कौन सा राज्य है? केरल है और 100% है। एकमात्र राज्य जहां पर साक्षरता दर कितना है? 100% है। वो कौन सा राज्य है? केरल। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। 100% है। आगे देख लेते हैं और भी। देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी SC की बात करें तो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 16.6%। कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है? 16.6%। ये 16.6% जो है ये कुल जनसंख्या का है। वहीं पर हम लोग बात कर ले अनुसूचित जनजाति, जिसको ST बोलेंगे। ST जो है कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 8.6% कुल जनसंख्या का। और आगे बात कर लेते हैं नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या। नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 31.2%। कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या कितना है? 31.2%। आगे बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या का कितना है? 68.8%। यानी कि अभी भी भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो किस प्रकार क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है ना कितना परसेंट है? 68.8%। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। और ये जो है 68.8% कुल जनसंख्या का। कुल जनसंख्या का 68.8% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं पर आगे बात कर लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है? यूपी में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? यूपी में। उसके बाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य के अंदर? उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र। उसके बाद बिहार। उसके बाद पश्चिम बंगाल। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 राज्य जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। पहले स्थान पे कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? सिक्किम में। उसके बाद दूसरे स्थान पर है मिजोरम। तीसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। चौथे स्थान पर है गोवा। 5वें स्थान पर है नागालैंड। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य। पहले स्थान पे है बिहार। पूरे 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल। तीसरे स्थान पर है केरल। चौथे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। 5वें स्थान पर है हरियाणा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य
पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? बिहार। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पे केरल। चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश और पांचवें स्थान पे है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य। पहले सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य के अंदर है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे स्थान पे मिजोरम है। तीसरे स्थान पे सिक्किम है। चौथे स्थान पे मणिपुर है और पांचवें स्थान पे नागालैंड है। ये 5 राज्य जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य। पहले स्थान पे अरुणाचल, दूसरे स्थान पे मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड है। उसी तरह बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्य। पहले स्थान पे कौन है? केरल। और ध्यान रखिएगा, केरल एकमात्र राज्य है जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या क्या है? अधिक है। एकमात्र राज्य जहाँ पर लिंगानुपात पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या क्या है? अधिक। वो कौन सा राज्य है? केरल। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 1084। 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो पहले स्थान पे केरल है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है और चौथे स्थान पे मणिपुर है और पांचवें स्थान पे छत्तीसगढ़ है। केरल को जरूर याद रखिएगा आप लोग। एकमात्र राज्य जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, वो कौन सा राज्य है? केरल। और कितना है इसको भी ध्यान रखिएगा, 1084। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 1084। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य के अंदर है? हरियाणा के अंदर। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 879। और उसके बाद जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे है। सिक्किम चौथे स्थान पे है। पंजाब और पांचवें स्थान पे है उत्तर प्रदेश। आगे बात कर लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता। सबसे अधिक साक्षर राज्य। सर्वाधिक साक्षरता वाला 5 राज्य। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। दूसरे स्थान पे है मिजोरम। तीसरे स्थान पर है गोवा। चौथे स्थान पे है त्रिपुरा और पांचवें स्थान पे है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। और दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य है गोवा। चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। न्यूनतम साक्षरता वाला 5 राज्य। पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? बिहार। सबसे कम साक्षरता किस राज्य के अंदर है? बिहार के अंदर। दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पे है राजस्थान। चौथे स्थान पर है झारखंड और पांचवें स्थान पर है आंध्र प्रदेश। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य के अंदर? बिहार। और यही स्थान दूसरे स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पर राजस्थान। चौथे स्थान पे झारखंड। पांचवें स्थान पे आंध्र प्रदेश। अब बात कर लेते हैं हम लोग सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। किस राज्य के अंदर सबसे अधिक पुरुष साक्षर हैं? पुरुष साक्षर की बात करें सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल के अंदर। दूसरे स्थान पे मिजोरम। तीसरे स्थान पे गोवा। चौथे स्थान पे त्रिपुरा और पांचवें स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। क्लियर है? अगर हम लोग बात कर ले न्यूनतम पुरुष साक्षर, न्यूनतम पुरुष साक्षर यानी किस राज्य के अंदर पुरुष सबसे कम साक्षर है, तो ये है बिहार। पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? बिहार। उसके बाद दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। चौथे स्थान पे है मेघालय और पांचवें स्थान पर है झारखंड। और भी क्वेश्चन बनेगा, आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन जो बनेगा। देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें, सबसे अधिक साक्षरता वाला 5 राज्य। तो पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? केरल। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य के अंदर है? केरल। उसके बाद मिजोरम। तीसरे स्थान पे है गोवा। चौथे स्थान पे त्रिपुरा। पांचवें स्थान पे है नागालैंड। सबसे अधिक साक्षरता दर महिला में किस राज्य के अंदर है? केरल के अंदर। दूसरे स्थान पे मिजोरम। तीसरे स्थान पे गोवा। चौथे स्थान पे त्रिपुरा और पांचवें स्थान पे नागालैंड। वहीं पर बात कर ले हम लोग न्यूनतम महिला साक्षरता दर। सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य के अंदर है? बिहार के अंदर। दूसरे स्थान पे है राजस्थान। तीसरे स्थान पे है झारखंड। चौथे स्थान पे है जेके मतलब जम्मू कश्मीर और पांचवें स्थान पे है उत्तर प्रदेश। महिला की बात करें सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य के अंदर है? बिहार। पहले स्थान पे बिहार, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे पे झारखंड, चौथे पे जम्मू कश्मीर और पांचवें पर उत्तर प्रदेश।
अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति, यानी किस राज्य के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? पंजाब। दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल। चौथे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। और पांचवें स्थान पे है हरियाणा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसको आगे देख लेते हैं हम लोग।